Hello, students. Welcome back. So, students, this video is going to be part 15 of our current affairs series. And in this video, we are going to deal with the following current affairs: Eurasian Economic Union, Sarnath Pillar, High Seas Treaty, Large Ships Get Infra Status, etc. etc. Okay, so let's begin with the first news. See, the first news is titled as First Round of FTA Talks with Russia Bloc यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन लाइकली इन नवंबर। इंडिया और रशियन लेड ब्लॉक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ना एक एफटीए टॉक्स नेगोशिएट करेंगे इन द कमिंग नवंबर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज दिस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड विच कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स। See, Eurasian Economic Union is a regional economic integration organization formed to promote free movement of goods, services, capital and labor among its member states. Eurasian Economic Union एक ऐसा regional economic integration organization है जो अपने member countries के बीच ना फ्री मूवमेंट प्रमोट करता है ऑफ व्हाट, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। इन चीज की मूवमेंट फ्रीली हो इन कंट्रीज के बीच में, तो इसको ये प्रमोट करता है। एंड यू नो, experts compare this Eurasian Economic Union with European Union, but Eurasian Economic Union have a looser structure in comparison to European Union. But the important thing that you guys need to remember is that this grouping came into being in the year 2015. It was established on January 1st, 2015 with the signing of this treaty named as ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ओके, और ये जो ट्रीटी थी ये 2014 में साइन हुई। अब हेडक्वार्टर्स भी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के याद करना बहुत जरूरी है। नाउ हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस इकोनॉमिक यूनियन आर इन मॉस्को, रसिया। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इज which countries are its members. So Belarus, Russia, Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan are its members, and best way to remember them is through this acronym BRAC, BRACK, BRAC। आप अपने शॉर्ट्स नोट्स जहाँ भी बनाएंगे यहाँ भी लिख लेंगे, PDF का प्रिंट आउट लेंगे, है ना, तो लिख लीजिएगा BRACK जो है ये एक्रोनियम हो जाएगी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर्स को याद करने की। नाउ देर आर सम कंट्रीज विच इंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस विद इन दिस यूनियन। सो दोज कंट्रीज आर उज्बेकिस्तान, क्यूबा एंड मोल्डोवा। उज्बेकिस्तान, क्यूबा और मोल्डोवा जो है ना वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। सो यूपीएससी क्या कर सकता है, आपको किस तरीके से पूछ सकता है कि वो आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, एंड आपको ना 3 ऑप्शन दे देगा मेंबर के, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और एक दे देगा क्यूबा का। ओके, तो आपको मेंबर कौन है एज वेल एज ऑब्जर्वर मेंबर कौन है इनका पता होना चाहिए। ओके, अभी नवंबर में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जब ये फिर से न्यूज़ में रहेगी, अभी तो शेड्यूल ही आया है कि नवंबर में नेगोशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस एफटीए, तो और भी देखेंगे इसके बारे में आगे आने वाले टाइम में। नाउ नेक्स्ट न्यूज विच केम इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इज दिस: हाउ साइंटिस्ट्स फाउंड एन आंट विच गिव्स बर्थ टू 2 स्पीसीज। देखिए, साइंटिस्ट्स ने ना एक ऐसी चींटी की प्रजाति को ढूंढा है जो ना हाइब्रिड इन नेचर है और 2 प्रजातियों को जन्म देती है। सी, आंट स्पीसीज प्रोड्यूसिंग 2 स्पीसीज, इट्स अ यूनिक डिस्कवरी। मेडिटेरेनियन हार्वेस्टर आंट मैसोर इब्रिकस, आपको ये नाम याद होना चाहिए, मैसोर इब्रिकस। ये एक ऐसी चींटी है जो ना मेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती है दूसरी स्पीसीज के, नेम्ड एज मैसोर स्ट्रक्टर। यानी एक मान लीजिए एक ऐसी चींटी है जो है मैसोर इब्रिकस, मैसोर इब्रिकस। और ये देखा गया है कि जब ये जन्म देती है ना, बच्चे देती है, अंडे देती हैं जब ये चींटियां, तो मैसोर स्ट्रक्टर जो स्पीसीज होती है ना उसके ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रहे हैं मैसोर इब्रिकस में। तो साइंटिस्ट ने बोला है दैट इट्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर गिविंग बर्थ टू ए चिंपैंजी बेबी, है ना, ऐसे। तो देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एंट की स्पीसीज है जो ऐसा करती है, तो आप याद रखेंगे कि मैसोर इब्रिकस, मैसोर स्ट्रक्टर जो स्पीसीज है उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। मैसोर इब्रिकस वर्कर्स वर फाउंड टू बी हाइब्रिड्स
विद 50% डीएनए मैचिंग मेसोर स्ट्रक्चर। ये जो मेसोर इब्रिकस चींटियां है ना, ये हाइब्रिड है, इनका 50% डीएनए मेसोर स्ट्रक्चर से मीट होता है, यानी इससे इससे मैच होता है। दैट्स वाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस दिस मेसोर स्ट्रक्चर। उनके बच्चे ना, कुछ बच्चे मेसोर स्ट्रक्चर भी निकल रहे हैं। अराउंड 10% ऑफ एग्स लेड बाय मेसोर इब्रिकस क्वींस वर एंटायरली मेसोर स्ट्रक्चर। तो ये मेसोर इब्रिकस जो आंट थी, इसने अगर मान लीजिए 100 एग्स दिए ना, तो उसमें से 10 ऐसे थे जिनमें मेसोर स्ट्रक्चर नाम की जो चींटियां हैं ना, वो पैदा हुई। सो वेरी यूनिक डिस्कवरी। देखिए आप नेचर की कितनी मतलब ब्यूटी है नेचर की, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैटरनली इनहेरिटेड ऑफ दीज ड्रोन्स मैच्ड मेसोर इब्रिकस, प्रूविंग देयर मदर वॉज ए मेसोर इब्रिकस क्वीन। साइंटिस्ट ने ये कैसे पता लगाया? साइंटिस्ट ने ये जो मेसोर स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दूसरी आंट की स्पीसीज है, इनका डीएनए स्टडी किया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मदर से आता है। उनमें इन्होंने देखा कि ये मेसोर स्ट्रक्चर जो है ना, इनके अंदर तो मेसोर इब्रिकस का डीएनए है। तो वहां से उन्होंने कंफर्म किया कि मेसोर इब्रिकस आंट के जो एग होते हैं ना, उनमें से उनके ऑफस्प्रिंग मेसोर स्ट्रक्चर भी निकलते हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, मेसोर इब्रिकस जो आंट स्पीसीज है ये। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोसेस पार्ट, वी विल अंडरस्टैंड दैट विद व्हाट प्रोसेस मेसोर इब्रिकस क्वींस आर एबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मेसोर स्ट्रक्चर मेल्स। ठीक है ना, जो मेसोर इब्रिकस क्वींस होती है ना, वो क्लोन करती हैं, किसको क्लोन करती हैं? मेसोर स्ट्रक्चर जो दूसरी आंट स्पीसीज होती है ना, उसके जेनेटिक मटेरियल को। सी दिस इज मेसोर स्ट्रक्चर आंट, है ना, ये मेल है मान लीजिए। ये क्या करेंगी मेसोर इब्रिकस क्वींस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, बेसिकली इसका जो सेल्स, टिश्यूज और स्पर्म होंगे, उनकी क्लोनिंग करती है। क्लोनिंग मीन्स उसकी आइडेंटिकल कॉपी इनसे ले लेती है। ओके, और दैट्स वाई मेसोर इब्रिकस इज एबल टू प्रोड्यूस मेसोर स्ट्रक्चर। तो ये मेसोर इब्रिकस होने के बावजूद भी मेसोर स्ट्रक्चर जो आंट स्पीसीज है, उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाती है। ये सारी बातें यहां तक वो ही लिखी हुई हैं। ओके, मैंने आपको ये डायग्राम से इजीली बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसमें आई हुई थी। इट परटेन्स टू क्लाइमेट चेंज इश्यूज और यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज वो सब क्या कर रहे हैं, है ना, हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे जुड़ी हुई न्यूज है। बीबीएनजे ट्रीटी रिसीव्ड 60 रेटिफिकेशंस, विल एंटर इनटू फोर्स टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ इन इंटरनेशनल वाटर्स इन जनवरी 2026। ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एक ट्रीटी है, जिसको हाई सीज ट्रीटी भी बोला जाता है ना। उस ट्रीटी को अभी एक कंट्री है मोरक्को, उसने साइन कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है। तो अब माना जा रहा है कि जनवरी नेक्स्ट ईयर 2026 में ये ट्रीटी ना, इट विल केम इनटू इफेक्ट। तो आइए इस ट्रीटी के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, is an international treaty under United Nations Convention on the Law of the Seas। जो यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उसका एक कानून है वर्ल्ड वाटर्स को जो गवर्न करता है, UNCLOS, उसी के अंडर ये ट्रीटी है BBNJ। एंड दिस BBNJ ट्रीटी इज ऑल्सो नोन एज हाई सी ट्रीटी, हाई सीज ट्रीटी। ओके, नाउ अब ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज है ना, ये अडॉप्ट किया गया था 1982 में एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994। UNCLOS establishes a comprehensive regime of law and order for the world's oceans, establishing rules for the allocation of states' rights and jurisdiction in maritime spaces, पीसफुल यूज ऑफ ओशियंस एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर रिसोर्सेज। यानी जो ये UNCLOS है ना, जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि दुनिया के जो भी ओशियंस है ना, उसको कैसे आपको मेंटेन करना है, पोल्यूशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा वहाँ पे, फिशिंग कैसे रेगुलेट करनी है ना, नेशन स्टेट्स के राइट्स क्या हैं, है ना, उनका मैरीटाइम स्पेस कितना है, वो सारी चीज़ें उनको गवर्न किया जाता है विद दिस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ये बातें हैं।
अब जो ये बीबीएनजे ट्रीटी है जिसकी इस आर्टिकल में बात हुई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सी, दिस बीबीएनजे ट्रीटी इज एम्ड एट एंश्योरिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल jurisdiction, which are areas beyond 200 nautical miles from the exclusive economic zones of coastal countries। ये जो बीबीएनजे ट्रीटी है ना, हाई सीज ट्रीटी, ये ना हाई सीज जो होते हैं ना, यानी वो समुद्र का वो हिस्सा जो कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड है। 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, उसके 370 किलोमीटर आगे जाके जो हिस्सा है ना, वहां पे बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको कैसे बचा के रखना है, वो इसका कोर मकसद है इस ट्रीटी का। द ट्रीटी एम्स टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑन द हाई सीज। हाई सीज मैंने बता दिया आपको कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो भी ओशियन का पानी है ना, वो हाई सीज की डेफिनेशन में आता है। तो इस ट्रीटी का एम क्या है कि हाई सीज के अंदर मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को बचा के रखना। मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होंगे? जहां आपकी बायोडाइवर्सिटी, ओशियन की बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, है ना, सी ग्रास, या मतलब सी ग्रास तो नहीं, मतलब ऐसे अटेम्प्ट करना है, मेन मकसद आम भाषा में कहें तो ये ऐसे अटेम्प्ट करेगी कि आपको ना फिशेस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, रिसोर्सेज ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं करने हैं कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी या मैरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके नुकसान हो जाए। ये इसका मकसद है। नाउ अब ये जब मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को लेके बात करती है, इनको इंक्रीज करेगी, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट आर मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। जो ये मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ना, ये एक ऐसा रीजन होता है, ए डिफाइंड रीजन सेट असाइड फॉर द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, इकोसिस्टम सर्विस और कल्चरल हेरिटेज। एक मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया ना एक ऐसा रीजन होता है जिसको इसलिए सेटअप किया जाता है ताकि मैरीन रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सके फॉर लॉन्ग टर्म, इकोसिस्टम सर्विसेज को बचा के रखा जा सके, एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज को बचा के रखा जा सके। वो मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यानी मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड कोई ऐसा जोन है जहाँ पे वेल, शार्क्स ये बहुत ज़्यादा है, तो उसको बचा लेगा ये, है ना। कोरल रीफ्स है मान लीजिए, उसको बचा लेगा। नाउ ये इंपॉर्टेंट है दैट करंटली 6.35% ऑफ द ओशियन इज प्रोटेक्टेड बट ओनली जस्ट ओवर 1.89% इज कवर्ड बाय एक्सक्लूसिवली नो टेक एमपीएस। अभी तक ना पूरी दुनिया का जो ओशियन है ना उसका 6.35% प्रोटेक्टेड है, लेकिन 1.89 ही ऐसा है जहां पे मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, यानी वो एरियाज जिनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बहुत ही कम एरिया है, इस एरिया को इंक्रीज करना चाहती है ये हाई सीज ट्रीटी जो है। द ट्रीटी विल ऑल्सो एंश्योर दैट प्रॉफिट्स फ्रॉम मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, मटीरियल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आर शेयर्ड इक्विटेबली एंड फेयरली। एमजीआर फाइंड एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब इस ट्रीटी का ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में आ गया दैट हाई सीज ट्रीटी रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, तो आपको यस मार्क करना है, बिल्कुल सही बात है। जो मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, जैसे पानी में आपको कोई ऐसा पौधा मिल गया, समुद्र में ऐसा कोई जानवर या माइक्रोब्स मिल गया जिससे आपने कोई दवा बना ली, है ना, तो जब आप वो बना लेते हैं ना तो उसका जो बेनिफिट होगा ना वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। इस चीज को भी एंश्योर करती है दिस बीबीएनजे ट्रीटी। एज वेल एज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस ट्रीटी रिकॉग्नाइजेज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर भी जोर देती है। मान लीजिए किसी कंट्री को परमिशन मिल गई कि भाई वो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जाके भी ना अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जाके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा ओशियन में, बट फिर भी ये उस एक्टिविटी का ना एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी कि अगर ये कोई कंट्री वहाँ से रिसोर्सेज निकालेगा तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, क्या वो ओशियन के लिए खतरा है ना, फिर ये आगे परमिशन देगी। इट डील विद आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट एन एक्टिविटी कुड हैव ऑन द ओशियन। ये मैंने बता दिया कि ये आइडेंटिफाई करेगी कि कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो जो ओशियन की मैरीन बायोलॉजी को नुकसान कर दे। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज अभी तक 143 कंट्रीज ने साइन कर दिया है।
अब चाइना, यूएसए, रसिया, इन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है। ओके, साइन ही नहीं किया इन्होंने, ये याद रखेंगे आप। तो अभी तक 143 कंट्रीज ने साइन कर दिया है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया का सिनेरियो पता होना चाहिए। इंडिया हैज साइंड दिस BBNJ ट्रीटी और हाई सीज ट्रीटी, बट इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड इट। इंडिया इज येट टू रेटिफाइड। इंडिया ने केवल साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया। ओके, साइनिंग और रेटिफिकेशन में क्या अंतर है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। चलो मैं बता देता हूं। जब आप रेटिफाई कर लेते हैं ना, तो आप लीगली मतलब ओबलाइज हो जाते हैं कि उसका जो उस ट्रीटी के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप उनको मानेंगे, एज वेल एज आप एक ऐसा कानून भी बनाएंगे। वहीं साइन किया है ना, तो आपने बस आपने एक ऐसी नोट दी है कि इस ट्रीटी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो सही बातें हैं, इनको हम मानेंगे, लेकिन अभी आप कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं लेके आए हो उसके रिगार्डिंग। ओके, जब रेटिफाई कर देते हो तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी ले आते हो कि हमने उसको रेटिफाई किया है ना, उसको मतलब आप उसको पूरे तरीके से लीगली बैक करते हो। नेक्स्ट इज this news article was in Indian Express newspaper, tracing Sarnath from Buddha's first sermon to the emblem of Indian Republic। तो ये न्यूज़ में था, तो देख लेते हैं कि ये हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में आ जाता है। ये सारनाथ जो एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिस्ट टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है बुद्धिज्म से, तो ये सारनाथ की इंपॉर्टेंस देखते हैं। सी सारनाथ इज इन उत्तर प्रदेश, 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाराणसी। ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर बुद्धा डिलीवर्ड फर्स्ट सेरेमोन इन 528 BCE, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। जो लॉर्ड बुद्धा ने, जब उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, तो अपना पहला जो सेरेमन उन्होंने दिया था ना, वो सारनाथ में दिया था। यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में कुछ दूसरी जगह दे देगी कि सारनाथ में नहीं, लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन इन सांची, ऐसे लिख देगी वो आपको, या गया लिख देगी, है ना, बोध गया में दिया था। बट आपको याद रखना है, नो, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट सेरेमोन, उपदेश जो दिया था अपना पहला, वो सारनाथ में दिया था। एंड इसी ये जो एक्ट हुआ था ना, ये जो इंसिडेंट था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सेरेमोन दिया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाउ ये जो सारनाथ है, इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। धमेक स्तूपा मार्क्स फर्स्ट सेरेमोन, कुसाना 1st 4th CE, गुप्ता 3rd 6th CE पीरियड रूलर्स पैट्रोनाइज्ड सारनाथ। तो अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि कौन कौन सी डायनेस्टी के किंग्स ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया, तो एक तो कुसाना किंग्स जो थे उन्होंने दिया, कनिष्क थे, है ना, उन्होंने तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की थी, अटेंड भी की थी। आप बताएंगे मेरे को कौन सी काउंसिल अटेंड की थी कनिष्क ने, है ना। हाँ, एंड गुप्ता रूलर्स ने भी पैट्रोनाइज किया। एंड दिस मोनेस्ट्री फ्लरिश्ड टिल अबाउट 12th century CE। ये जो 12th century तक जो मोनेस्ट्री थी ना सारनाथ में, ये काफ़ी मतलब फ्लरिश कर रही थी, अच्छे से सारा काम चल रहा था। बट इन्वेडर्स केम एंड डिस्ट्रॉयड इट। इट इज़ बिलीव्ड दैट जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, उन्होंने इसको तबाह कर दिया था, यहाँ पे जो मोनेस्ट्री थी सारनाथ में। ये फैक्ट याद रख लेंगे। नेक्स्ट इज जो जोनाथन डंकन है ना, ही एस्टेब्लिश्ड दिस संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी। उन्होंने भी काफ़ी काम किया है सारनाथ के ऊपर। देखिए, ये जोनाथन डंकन का नाम याद रखना है आपको। अगर आप 2023 का प्रीलिम्स देखें ना, तो यूपीएससी ने एक ऐसा एमसीक्यू पूछ लिया था जहां उन्होंने कुछ ब्रिटिश लोगों के नाम दिए हुए थे और उन्होंने पूछा ये कौन थे, रेलवे के इंजीनियर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, या क्या बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, या कौन थे। ओके, अगर आप 2023 का एमसीक्यू देखें तो आपको याद रखना है जोनाथन डंकन कौन थे। ही वॉज ए आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, एक तरीके से आप बोलेंगे इनको इंडोलॉजिस्ट, यानी इंडिया को लेके काफ़ी नॉलेज थी इनको। देन अलेक्जेंडर कनिंगम एक्सकेवेटेड साइट रिकवर्ड स्टैच्यूज, इंस्क्रिप्शन, सैंडस्टोन बॉक्स, रेलिक्वरी। अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी सारनाथ के अंदर ना खुदाई करी और बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस और चीज़ें उन्होंने निकाली। जोनाथन डंकन डिस्कवर्ड लायन कैपिटल फ्रॉम धर्मराजिका स्तूपा, लेटर अडोप्टेड एज एम्बलम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एम्बलम है ना,
जो 4 शेर बने हुए हैं, अशोक स्तंभ और वो सारी चीज़ें, इनको किसने डिस्कवर किया था? तो मैंने आपको देखिए ऊपर जो नाम है ना, जोनाथन डंकन ने डिस्कवर किया था इस लायन कैपिटल को। कहाँ से? धर्माजिक स्तूपा। वहाँ पे कई स्तूप हैं, उनमें से एक स्तूप है धर्माजी का स्तूपा। ओके, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। एंड एक और एक्सकवेशन जो सारनाथ में हुई है वो की है फ्रेडरिक ओर्टल ने। ओके, नाउ आपको जो इंपॉर्टेंट इन इन ये जो नेम्स हैं इनमें से आप ये याद रख लीजिए, जोनाथन डंकन, अलेक्जेंडर कनिंगम और फ्रेडरिक ओर्टल। अगर ऐसे नाम आ जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम या फ्रेडरिक ओर्टल, जोनाथन डंकन, हु वर दे? तो ये कौन थे? ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, जो काफ़ी एक्सकेवेट करते थे हिस्टोरिकल साइट्स को। ओके, नाउ अब ये सारनाथ न्यूज़ में क्यों था? इंडिया ने ना सारनाथ को नॉमिनेट किया है 25-26 के लिए कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए। यूनेस्को की एक टेंटेटिव लिस्ट होती है। टेंटेटिव मीन्स समथिंग दैट इज नॉट फाइनल बट देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको मिल जाए, है ना। तो इंडिया ने सारनाथ को का नाम टेंटेटिव लिस्ट में दिया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की में, कि इसको आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दो। तो किसी भी साइट को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है ना यूनेस्को, तो एक पहला स्टेप होता है कि उसको पहले आपको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करना होगा एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, है ना। बट सारनाथ तो पिछले 27 सालों से लिस्ट में है। तो अब देखते हैं कि क्या यूनेस्को इसको दर्जा देता है या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट करना, ये भी याद रखना। 2024 में क्वेश्चन आया ही हुआ है प्रीलिम्स में, अगर आप देखेंगे ना तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे तो 2 MCQ आए थे। 2 MCQ मीन्स 4 मार्क्स वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्सन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आप इन पे नज़र बनाए रखिए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज WTO slams India to others for blocking investment pact। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया और 2 कुछ कंट्रीज हैं उनको ना थोड़ी सी आप बोलते हो कि दुत्कार लगाई है, क्योंकि इंडिया और वो कंट्रीज ब्लॉक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पैक्ट को। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये इन्वेस्टमेंट पैक्ट क्या है इसको जाने। सिंपल MCQ आ सकता है, जैसे 2017 या 2016 या 2025 में भी ना UPSC ने पूछा है कि जो छाबार पोर्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इस बार पूछा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से क्या होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट पैक्ट है ना, इससे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि WTO का इन्वेस्टमेंट पैक्ट क्या है। ये भी ऑप्शन बना देंगे वो, दैट वाई इंडिया इज रिजेक्टिंग दीज, या इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया क्यों इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। सी, ये जो इन्वेस्टमेंट पैक्ट है ना, इसका पूरा फॉर्मल नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, IFD एग्रीमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, IFD। अब ये इस एग्रीमेंट को चाइना ने प्रपोज किया था 2017 में WTO की जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। तो आपको एक तो ये याद रखना है दैट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाज प्रपोज्ड बाय चाइना। वो ऑप्शन में दे देगा दैट इट इज अ USA लेड इनिशिएटिव, नो इट्स अ चाइना लेड इनिशिएटिव इन WTO। अभी तक 127 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट भी किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगा किस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को। तो ये देखते हैं, इट डेवलप्स प्रिडिक्टेबल ट्रांसपेरेंट ओपन इन्वेस्टमेंट रूल्स। यानी इस पैक्ट का, इस एग्रीमेंट का मकसद है कि इन्वेस्टमेंट को लेके ना रूल्स बनाए जाएं, है ना, प्रिडिक्टेबल रूल्स, ताकि जो कंट्रीज, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको लेके सही रूल्स रेगुलेशंस हो तो प्रॉपर काम हो सके। तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के लिए रूल्स बनाए गए हैं। इट विल फैसिलिटेट इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट है ना, ये क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है, फॉरेन कंपनीज इंडिया आ रही हैं या किसी दूसरे कंट्रीज आ रही हैं, तो प्रॉपर स्मूथ फ्लो उसके इन्वेस्टमेंट्स का, है ना, अच्छे से पैसा निवेश करें वो यहाँ पे, पर्टिकुलरली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, उनके लिए है ये IFD। इससे होगा क्या, इससे देखिए जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका जो FPI है, FDI है, वो बढ़ेगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट इंडिया इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है एंड व्हाट आर द थिंग्स जो इसके अंडर कवर्ड नहीं है, उसको भी ध्यान देना है। ये देखिए मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस
इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। और आमतौर पे यूपीएससी ऑप्शन बना सकता है कि ये चीज़ें भी उसके अंदर हैं। वो ऑप्शन में आपको दे देगा दैट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट ना मार्केट एक्सेस स्मूथ करेगा। नहीं, ये तो इसके अंदर है ही नहीं, ये केवल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। मार्केट एक्सेस से इसको कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। बस ये तो इन्वेस्टमेंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लो से मतलब है इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है ना उसको स्मूथ बनाना है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि इन्वेस्टमेंट पैक्ट, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, नो। मार्केट एक्सेस देगा, नो। ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। यानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट को लेके जो डिस्प्यूट्स होंगे इनको सेटल करेगा, नो। लेकिन इसके नाम को देखने से आपको ऐसे लगेगा, जल्दबाजी में अगर आप पढ़ के नहीं गए होंगे ना प्रीलिम्स में, तो आपको लगेगा यार इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट तो है ही, तो शायद ये बिजनेस से रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ का है तो मार्केट एक्सेस भी देगा, और नाम में इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स भी सेटल करेगा। बट नो, केवल ये इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब मेन बात आ जाती है दैट व्हाई इंडिया इज ओपोजिंग इट। तो ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो इट्स एन चाइना लेड इनिशिएटिव, तो इंडिया अपोज करेगा। इंडिया व्यूज दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एज ए नॉन मैंडेटेड प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट बीइंग पुश्ड इनटू डब्ल्यूटीओ। इंडिया का मानना है कि डब्ल्यूटीओ में ना इसको जबरन धक्का मार के चाइना लेके आया है। इसका ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बस इस 120 प्लूरिलेटरल मतलब काफ़ी पार्टीज हैं इसके अंदर, तो 127 कंट्रीज से चाइना ने ऐसे ही मतलब उनको चाइना रिसीव्ड देयर नोड और परमिशन, लेकिन ये कोई ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है, यानी इंडिया इसको इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया आर्ग्यू करता है कि ये अंडरमाइन करता है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फंडामेंटल डब्ल्यूटीओ रूल, कि भाई कोई भी चीज़ आएगी ना तो सबसे पूछ के आएगी। चाइना खुद ले आया और अपने 127 कंट्रीज से हाँ भरवा ली बस। Now India fears that it may reduce policy autonomy of developing countries by forcing them to accept higher standards। ये जो रूल है ना इन्वेस्टमेंट फ्लो को लेके, क्या हो सकता है ये डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की जो ऑटोनमी है इन्वेस्टमेंट को लेके उसको रिड्यूस कर दे, कुछ अलग ही रूल बना दे ये इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ये भी डर है उनके ना इकोनॉमिक रिपरक्यूशंस है। तो दीज आर द ग्राउंड्स व्हाई इंडिया इज ओपोजिंग इट। तो ये आपको याद रखना है, एज वेल एज आपको याद रखना है ये करेगा क्या, एज वेल एज इसके अंदर क्या चीजें ये कवर नहीं करता। मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन चीजों को ये बिल्कुल भी कवर नहीं करता। नाउ नेक्स्ट इज दिस एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विंस रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2025। तो देखिए 2024 के अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को देखेंगे ना तो यूपीएससी ने ना वन वर्ड एमसीक्यू भी पूछे थे। उन्होंने सिंपली बुक का नाम पूछ लिया था कि इंडिया वे किसकी बुक है, जयशंकर की बुक थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेट गर्ल्स, आपसे पूछा जा सकता है कि रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया में 2025 में किसको दिया, तो आप याद रखेंगे एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को मिला है। एंड एक जो फैक्ट याद रखना है ना वो है कि ये जो एजुकेट गर्ल्स है ना ये पहला इंडिया का नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जिसको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। यानी अभी तक रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिल रहे थे, इंडिविजुअल्स को मिले, लेकिन एनजीओ नॉन प्रॉफिट, ये याद रखना है आपको, नॉन प्रॉफिट, फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट एनजीओ जिसको मिला है रेमोन मैग्सेसे, दैट इज एजुकेट गर्ल्स। ये हिस्टोरिक मूवमेंट है कंट्री के लिए। तो ये छोटा सा फैक्ट आप याद रखेंगे, द हिंदू न्यूज में आया था, न्यूज़पेपर में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। लार्ज शिप्स गेट इंफ्रा स्टेटस इन बूस्ट टू मैरीटाइम इंडस्ट्री। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, बहुत बड़े बड़े जहाज जो सामान लेके जाते हैं, ओशियन ट्रेड होता है, उनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दे दिया। तो इसके बारे में जानते हैं क्या ये स्टेटस होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे।
सी लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जैसे हम हॉस्पिटल बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं ना, वैसे ही ये मान लिया गया है कि जो शिप बिल्डिंग है ना, शिप जो है, शिप्स होती हैं जिनसे व्यापार चलता है, ये भी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट ही है, इनका क्रूशियल रोल है इकोनॉमी में। तो लार्ज शिप्स को हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर में शामिल कर लिया गया है अंडर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। तो यानी शिप्स को ना हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट क्या है। हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ना एक ऐसी लिस्ट है, एक क्लासिफिकेशन है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मेंटेन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और इस लिस्ट के अंदर क्या होता है, उन्हीं सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे आपका रोड सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, जैसे अब आपका शिपिंग भी हो गया, लार्ज शिप्स भी हो गया। तो इनको इस लिस्ट में शामिल करता है ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। इससे क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री होती है ना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होते हैं, इनको आसानी से लोन मिल जाता है, इनको प्रोडक्शन इनका बूस्ट हो जाता है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल जाती है। यानी कि मोटे तौर पे बात ये है। तो आप याद रखेंगे कि हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट को कौन मेंटेन करता है, एज वेल एज इसमें शामिल होने का फायदा क्या है, ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट एज वेल एज गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है ना। अब देखिए, अब ये जो लार्ज शिप्स हैं, इनको जब इंफ्रा स्टेटस मिला है, तो ये लार्ज शिप्स कौन सी हैं, कॉमर्शियल वेसल्स हैविंग वेट ऑफ ग्रेटर देन 10,000 ग्रोस टोनेज अंडर इंडियन ओनरशिप और फ्लैग। अगर कोई ऐसी शिप है जिसका वजन 10,000 टन से ज़्यादा है और उस पर वो इंडिया की है या इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, तो वो इसके अंदर आ गई है, इस हार्मोनाइज्ड लिस्ट के अंदर आ गई है, वो उसको इंफ्रा स्टेटस मिल गया है। या ऐसी शिप जिसका वजन, एक तो कैटेगरी होगी 10,000 टन की, एक होगी 1,500 टन्स वेट है, बट वो बिल्ट इन इंडिया है। ऊपर तो कोई भी शिप जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ था, बट वजन 10,000 टन से ज़्यादा होना चाहिए था, वो इंडिया की कॉमर्शियल वेसल है। नेक्स्ट इज एक इंफ्रा स्टेटस दिया है उन वेसल्स को जिनका वजन 1,500 टन से ज़्यादा है और वो बनी भी इंडिया में है अंडर इंडियन ओनरशिप और फ्लैग, और उन पे इंडिया और इंडिया का झंडा है। तो ये दोनों को डिफरेंस समझ लीजिए आप। एक में वजन होना चाहिए 10,000 टन से ज़्यादा, चाहे वो कहीं भी बनी हो, बट उस पर इंडिया का झंडा हो। एक में 1,500 टन से ज़्यादा वजन है, चल जाएगा, बट वो बनी इंडिया में होनी चाहिए। तो ये दो कैटेगरी हैं। ओके, ऑप्शंस कैसे भी आ सकते हैं आपको कि लार्ज शिप्स को शामिल किया है, कौन सी कैटेगरी की है, वो 10,000 ग्रोस टन की जगह 8,000 लिख देगा। बट इंपॉर्टेंट इज ये जो हार्मोनाइज लिस्ट हमने पढ़ी है ना, इसको मेंटेन करता है ये डिपार्टमेंट। अब इसमें शामिल हो गया, इंफ्रा स्टेटस मिला है, तो क्या होगा, एक तो फाइनेंस, पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिलेगा कि शिप प्रोडक्शन, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इसको इंसेंटिव्स मिलेंगे कि अब नाव बनाई जाएं। हायर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग लिमिट्स, अब जो शिप बिल्डर्स जो बड़ी बड़ी नाव बनाते हैं ना, वो बाहर से भी पैसा उठा सकेंगे और उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है और ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। लॉन्गर टेनोर फंड्स, यानी लंबे समय के लिए पैसा मिलेगा अब। ओके, तो ये देखिए आप, एक्सेस टू बोरोइंग फ्रॉम इंडियन इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल गया है ना, तो ये जो हमारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड है ना, इससे भी पैसा ले सकेंगे शिप बिल्डर्स कि भैया हमें ना एक बड़ी शिप बनानी है जो कई टन, 10,000 टन से ज़्यादा, 20,000 टन माल लेके जाएगी इंडिया से यूएस से, तो ये भी पैसा देगी अब आपको इंडियन इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड। यानी मोटे तौर पे फ़ायदा हुआ है कि अब पैसा मिलेगा बस आपको शिप बिल्डिंग को बूस्ट करने के लिए। इससे क्या होगा, आपके कंट्री के अंदर शिप बिल्डिंग क्लस्टर आएंगे, आपकी इंडिजीनियस कैपेसिटी बढ़ेगी, एक तो ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज होने जा रहा है ना कंट्री की इकोनॉमी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। इंडिया हैज़ ओनली 0.06% ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग शेयर। दुनिया में जितनी भी शिप्स बन रही हैं ना बड़ी बड़ी, इंडिया का शेयर देखिए कितना कम है, 0.06। हमारे पास तो कॉमर्शियल वेसल्स नाव हैं ही नहीं, 0.06 क्या है। यानी हम तो बड़े बड़े जो विदेशी कंपनियां हैं ना, उनसे किराए पे नाव लेते हैं, उनके ऊपर अपना झंडा लगाते हैं और फिर हमारा सामान भेज रहे हैं हम। देख रहे हो हमें कितना पैसा देना पड़ता है ऐसी कंपनियों को। इंडिया पेज अराउंड
$109 बिलियन एनुअली इन सी फ्री टू फॉरेन फिल्म्स। ये देखिए, इंडिया को जैसे यूएसए में कोई सामान भेजना है 15,000 टन नाव में, अब इंडिया की तो आपने देख लिया कितनी कम शिप बिल्डिंग में शेयर है, तो इंडिया क्या करता है, कंपनी होती है शिप बिल्डिंग की कंपनी, जैसे इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज हैं, ऐसे शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, वो उन कंपनीज को हायर करता है कि आप शिप दीजिए, 15 शिप्स दीजिए, और उनको किराया देता है, और वो फिर हमारे गुड्स को डिलीवर करती हैं। लेकिन ये देखिए आप, $109 बिलियन केवल किराया दे रहे हो आप। सोचो कि अगर इंडिया की अगर शिप बिल्डिंग बूस्ट हो जाए तो कितना रुपया बचा लोगे आप। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, ओके, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, ठीक है ना, फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। देख लीजिए आप कितना रुपया दे देते हैं हम केवल किराए में, नाव का किराया कि हमारा सामान भेजो आप। तो ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, कि शिप बिल्डिंग को आपने इंफ्रा स्टेटस दिया है, तो निश्चित रूप से ग्लोबल शिप बिल्डिंग शेयर इंडिया का बढ़ने जा रहा है। शिप बिल्डिंग, शिप प्रोडक्शन, जो लार्ज स्केल शिप्स हैं अब ये बनने लगेंगी। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। करक्कल्स कमबैक स्पार्क्स होप इन कंजर्वेशन। ये करक्कल एक एनिमल है, कैट फैमिली का है, आप इसकी इमेज देखिएगा नेट पे, करक्कल। तो ये ना इंडिया में अब दोबारा देखा गया है, इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो ये कहाँ मिलता है, कौन से टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है, इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। करक्कल ये काफ़ी वाइड स्प्रेड था इंडिया में, इंडिया के जो सेमी एरिड जोन्स है ना, आपका राजस्थान, गुजरात, उस इलाके में काफ़ी देखने को मिलता है। बट ये 90% तक तो इनकी हैबिटेट रिड्यूस हो चुके हैं पिछले 100 ईयर्स में, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। बट गुड न्यूज़ इज़ करक्कल्स को रिसेंटली रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अब ये रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, दे आर इन राजस्थान। ये राजस्थान में इनको यहाँ पे देखा गया है, एज वेल एज ये कच्छ इन गुजरात में भी देखा गया है, और रणथंबोर, कैला देवी, धौलपुर जो रीजन है राजस्थान का, वहाँ पे भी इनको देखा गया है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया के अंदर अगर करक्कल देखने को मिलेगा तो वो कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, तो आपको उन नेशनल पार्क्स का ध्यान होना चाहिए जो गुजरात एज वेल एज राजस्थान में है। कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। नाउ इंपॉर्टेंट इज, ये जो करक्कल है ना, इसका IUCN स्टेटस क्या है, इट इज़ लीस्ट कंसर्न। यानी इंडिया के अंदर नो डाउट पॉपुलेशन कम है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे काफ़ी पॉपुलेशन है इसकी, इसलिए लीस्ट कंसर्न इसकी लिस्टिंग है IUCN की रेड लिस्ट में। अब इंडिया के अंदर इसका लीगल स्टेटस क्या है, इंडिया के अंदर देखिए इसकी पॉपुलेशन कम है, सो इट एंजॉयज हायर लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 का जो एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में है। अगर ऑप्शन में आ गया शेड्यूल 2 में है तो वो गलत होगा, तो आप याद रखेंगे ये शेड्यूल 1 में है। ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस न्यूज़ टुडेज वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के पूरे वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखे हैं। करक्कल शिप बिल्डिंग को इंफ्रा स्टेटस मिल गया है ना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट, ये सारा देखा है हमने। एजुकेट गर्ल एंड पहला NGO बना है जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ओके, सो अब आप ये सारी रिवाइज करिए, और जो मेरा ये PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, एंड लिंक ऑफ द ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।